गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुरु कुमार आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम विवर्तन के लिए एकल से स्थानापन्न विवर्तन में निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ की स्थितियां पढ़ी थी, तो उन्हीं के बारे में मैं कुछ आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से हम शॉर्ट में उनको याद कर सकते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों में। तो पथांतर तो दोनों में हमने व्यतिकरण में भी देखा और विवर्तन में भी देखा। जो पथांतर आया था वो आया था हमारा d sin थीटा, ये आया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट क्लास में विवर्तन की बात करी थी, तो विवर्तन में जब हम बात करते हैं निम्निष्ठ की स्थिति की, तो निम्निष्ठ में हमारा जो पथांतर बना था वो डेल्टा बराबर क्या बना था, d sin थीटा, और d sin थीटा ये होता है, इसमें जो डेल्टा की वैल्यू थी वो कितनी आई थी, पथांतर n लैम्डा के इक्वल। क्यों? क्योंकि निम्निष्ठ होता है वो जब विवर्तन की बात करें वो व्यतिकरण के जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पर d sin थीटा किसके इक्वल हुआ था, n लैम्डा के इक्वल। ये बात किसकी थी, निम्निष्ठ की। अगर हम बात करते हैं उच्चिष्ठ में, उच्चिष्ठ जहां पे मैक्सिमम बोलते हैं इसको, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम, और इसको बोलेंगे मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम में जो पथांतर होता है d sin थीटा वो किसके इक्वल होता है, विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के इक्वल होता है। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर होता है 2n + 1 लैम्डा बाय 2k, ये बनता है विनाशी व्यतिकरण में। अब देखना यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम, निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ, ये तो बात हुई किसकी, विवर्तन की। अब व्यतिकरण में देखते हैं तो व्यतिकरण में क्या होता है, तो यहां पे देखो व्यतिकरण में बताता हूं मैं। व्यतिकरण में अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है, अधिकतम। पहला पॉइंट है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण का पथांतर होता है d sin थीटा, वो किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है संपोषी। जहां पे तीव्रता, यहां पे क्या बनता है, दीप्त बनता है। और दूसरी बात करें अगर विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण का जो पथांतर है d sin थीटा वो किसके इक्वल होगा, 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। ये इस तरीके से आपको बस यही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। मैंने क्या बताया कि पथांतर d sin थीटा है उसको ही इक्वल करना है। आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, एवरी सिंगल न्यूमेरिकल आप इस कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हो, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी आपकी और कहीं पर भी गलती नहीं हो सकती अगर आपको इतना याद है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे दीप्त बनेगा तो यहां पे अदीप्त बनता है, बस उल्टा है, जस्ट उल्टा। देखो यहां पे निम्निष्ठ बनता है ना, वो निम्निष्ठ, और यहां पे क्या होता है, दीप्त। d sin थीटा बराबर है लैम्डा, d sin थीटा बराबर है लैम्डा। मतलब जो काम इसके लिए दीप्त के लिए होता है व्यतिकरण में, वो काम विवर्तन में अदीप्त के लिए होगा। यहां पे क्या बनता है, अदीप्त रिंग बनती है। यहां पे ये विनाशी वाला है, तो विनाशी में देखो ये अदीप्त बन रहा है, लेकिन यहां पे क्या बनता है, दीप्त, मैक्सिमम बनता है। तो इस तरीके अब यहां पे देखो अदीप्त बन रहा है तो इसमें मैक्सिमम मतलब दीप्त बन रहा है, मतलब जस्ट उल्टा होगा। ये कंडीशन आप देखोगे इसको, यहां पे देखो अदीप्त बन रहा है और इसमें मैक्सिमम होगा, उच्चिष्ठ में उसमें दीप्त बनेगा, तो ये उल्टा होता है एक दूसरे के। इस तरह से कंडीशन करके आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो आसानी से और इस तरीके से। अब यहां पे बता रहा था मैं आपको, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, यदि n1 निम्निष्ठ बने और n1 उच्चिष्ठ बने, बिंदु P1 पर, तब क्या होगा। तो उस डायग्राम में हम बिंदु P1 पर बात कर रहे थे। तो देखो बिंदु P1 पर, बिंदु P1 पर nवें निम्निष्ठ के लिए, nवें निम्निष्ठ के लिए, अब n1 निम्निष्ठ बनता है तो इसके लिए क्या होगा, d sin थीटा n बराबर होगा n लैम्डा, और यहां से sin थीटा n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो sin थीटा n बराबर आएगा n लैम्डा अपॉन में d के इक्वल। क्लियर है। अब निम्निष्ठ होगा, इसका मतलब क्या होगी, तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम, और तीव्रता हो जाएगी शून्य। न्यूनतम मतलब शून्य, इसको न्यूनतम भी बोल सकते हैं। ये तीव्रता होगी इस तरीके से निम्निष्ठ। अब कौन कौन से निम्निष्ठ पे होगी, n की वैल्यू मान ली, जहां पर ये n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जहां पे n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 और इनफिनिट अनंत तक जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से। तो अब अगर मान लो थीटा का मान अति अल्प ले, यदि थीटा अति अल्प हो, इसी कंडीशन में बात करते हैं, यदि थीटा n अति अल्प हो, अति अल्प होगा तो इस स्थिति में अति अल्प हो तो जो कला कोण बनेगा, कला कोण या फिर विवर्तन कोण भी बोल सकते हैं, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, विवर्तन कोण। क्यों, क्योंकि फ्राउनहोफर विवर्तन में विवर्तन कोण इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा n के इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ पे sin थीटा n लगभग बराबर होगा थीटा n के, और थीटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा n
लैम्डा बाई डी, 2 लोगे तो 2 लैम्डा बाई डी, 3 लोगे तो 3 लैम्डा बाई डी, और इस तरीके से आगे ट्रेंड इस तरीके से चलेगा। ठीक है, लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा बाई डी, इस प्रकार से, और लास्ट में आ जाएगा n लैम्डा बाई डी। ये होता है इसमें इसका ट्रेंड देखें तो किसमें हम बात करें निम्नलिखित की स्थिति में। अब मैं आपको उच्चिष्ट में बताना चाहूंगा, उच्चिष्ट में क्या होगा देखना है यहाँ पे उच्चिष्ट के लिए। अब उच्चिष्ट के लिए बात करें तो उच्चिष्ट के लिए sin थीटा एंड ये है, तो sin थीटा एंड n में उच्चिष्ट के लिए किसके बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बटे में स्मॉल डी, यही होता है ना 2n+1 लैम्डा बटे में 2, और स्मॉल डी इधर से आ जाएगा स्मॉल डी 2d, ये इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि लैम्डा बाई 2 तो होता ही है और d उधर चला जाएगा। अब इसमें भी मान लो ये n में निश्चित के लिए आ रहा है थीटा अति अल्प, थीटा n अति अल्प, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा अति अल्प होने पर sin थीटा n लगभग इक्वल हो जाएगा थीटा n के, और यहां से वैल्यू बन के आएगी थीटा n इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा में 2d। ये उच्चिष्ट की स्थिति है। उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमम, जहां पे तीव्रता क्या होती है ऊपर जाती है, तीव्रता कुछ न कुछ होती है, मैं अधिकतम नहीं बोल रहा, तीव्रता कुछ न कुछ होती है। तीव्रता अधिकतम कहां पर होगी केंद्रीय उच्चिष्ट पर होगी, और जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर हम बात करें केंद्रीय उच्चिष्ट, वैसे तो ये प्रथम उच्चिष्ट होता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए जो n की वैल्यू होगी n कितना होगा 0 लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय उच्चिष्ट के एकांतर क्रम में ऊपर और नीचे प्रथम उच्चिष्ट बनता है, वो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट होता है, मतलब केंद्रीय हो गए वो तो केंद्रीय, उसके बाद में जो बनेंगे वो हमेशा दूसरे बनेंगे, और दूसरे में भी कौन सा है प्रथम। तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए हम बात करें प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की, तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए n कितना लिया जाएगा 1 लिया जाएगा। द्वितीय द्वितीय उच्चिष्ट के लिए n 2, तृतीय द्वितीय उच्चिष्ट के लिए n 3, ये होता है। तो केंद्रीय ही होगा, उसके ऊपर वाला वो द्वितीय होता है, लेकिन द्वितीय में भी कौन सा पहला, नीचे भी होता है एकांतर क्रम। अब ऐसे नहीं ऊपर वाले को प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट बोल दिया तो नीचे वाले को दूसरा बोलेंगे, नहीं, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होते हैं दोनों। और विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है और बाद में एकांतर क्रम में तीव्रता क्या होती है घटती जाती है। तो ये थी हमारी निम्निष्ठ और उच्चिष्ट की, उच्चिष्ट के बारे में जो भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे विवर्तन में, एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में तीव्रता वितरण वक्र या ऊर्जा वितरण वक्र, जो हम व्यतिकरण में भी पढ़ चुके हैं। तो व्यतिकरण का ऊर्जा वितरण वक्र, ऊर्जा या तीव्रता वितरण वक्र इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, वैसे ही यहां पर जो ये वक्र होगा वो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम बात करेंगे विवर्तन के लिए ऊर्जा वितरण वक्र, जो कि एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन का तीव्रता वितरण वक्र। तो देखो तीव्रता वितरण वक्र बनाया जाता है तो इस साइड y डायरेक्शन में तीव्रता ले लेते हैं, ये यहां पे तीव्रता को डिनोट करेगा i, और नीचे वाले साइड x एक्सिस में क्या ले लेते हैं हम, यहां पे विवर्तन कोण ले लेते हैं, कलाकोण मान लेते हैं, कलाकोण को निरूपित करेगा इस तरीके से। यहां पे ये कलाकोण लिया जाता है, तो इसको हम विवर्तन कोण भी बोल सकते हैं, विवर्तन कोण या फिर कलाकोण भी बोला जा सकता है, कलाकोण। और कलाकोण को किससे डिनोट करते हैं थीटा से। अब इस साइड x एक्सिस में थीटा क्यों लिया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण में यहां पर क्या लिया जाता है, नीचे पथांतर लिया जाता है। पथांतर क्यों? क्योंकि पथांतर वहां पर संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का अलग अलग होता है, और अलग अलग पथांतरों के लिए तीव्रता अलग अलग होती है। अगर संपोषी का है तो अधिकतम और विनाशी का है तो न्यूनतम। वैसे ही यहाँ पे विवर्तन में विवर्तक कोण इंपॉर्टेंट होता है, ये बात मैंने डिफरेंस में बताई थी, इसलिए यहाँ पे क्या लिया जाएगा विवर्तक कोण। तो विवर्तक कोण लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ ये दो ही बातें होगी, एक तो हम निम्निष्ठ का विवर्तक कोण लेंगे और एक उच्चिष्ठ का विवर्तक कोण लेंगे। तो देखो निम्निष्ठ का विवर्तक कोण अब कैसे लो, थीटा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई, याद है अभी जस्ट 1 मिनट पहले विवर्तक का कोण बताया था मैंने, थीटा की वैल्यू ट्रेंड बताया था n लैम्डा बाई डी, तो एक कितना था लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा बाई डी, ये ट्रेंड बताया था ना, ये निम्निष्ठ की स्थिति है। तो यहाँ पे ले लो, ये 0 मान लो, यहाँ पे आप मान लो कितना है लैम्डा बाई डी, यहाँ पे आप मान लो 2 लैम्डा बाई डी, यहाँ पे आप मान लो 3 लैम्डा बाई डी, और यहाँ पे मान लो 4 लैम्डा बाई डी। सेम थिंग नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो, माइनस में लैम्डा बाई डी, और यहाँ पे ले लो माइनस में 2 लैम्डा बाई डी,
तरीके से आगे ट्रेंड ले लो, जो भी आपको लेना है वो ट्रेंड आ गया है। अब यहाँ पे देखो जीरो होता है, जहां पे जीरो हो पथांतर तो कौन सा व्यतिकरण होता है, वहां पे जीरो पथांतर पे संपोषी व्यतिकरण होता है। यहाँ पे अधिकतम तीव्रता का बिंदु ये प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं आई मैक्सिमम वो कितनी प्राप्त हो रही है, आई नॉट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, निम्निष्ठ की स्थिति बनेगी लैम्डा बाई डी की। तो निम्निष्ठ है तो नीचे ले आओ और यहाँ पे निम्निष्ठ बना दो, फिर यहाँ पे निम्निष्ठ बनेगा तो इसको ये उच्चिष्ठ बना दो और ये यहाँ पे निम्निष्ठ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे निम्निष्ठ बनाना है और यहाँ पे उच्चिष्ठ बनेगा तो ये उच्चिष्ठ बना दिया इस तरीके से और यहाँ पे ये निम्निष्ठ बन गए। अब देखो तीव्रता है वो केंद्रीय उच्चिष्ठ की मैक्सिमम होती है अधिकतम, लेकिन उसके बाद में जो एकांतर क्रम में बनने वाले जो उच्चिष्ट होंगे उनकी तीव्रता क्या होती जाती है, निरंतर कम होती जाती है। अब यहाँ पे कम हो गई, फिर अगले उच्चिष्ट में तीव्रता और भी कम हो जाएगी इस तरीके से, फिर अगले उच्चिष्ट में और भी कम हो जाएगी और ये इस तरीके से चलता रहेगा ट्रेंड, क्योंकि इन पे तो निम्निष्ठ बनना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इसकी तीव्रता और कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे निम्निष्ठ, फिर और कम हो जाएगी, ये -4 लैम्डा बाई डी मान लो, इस तरीके से आगे ट्रेंड चलता रहेगा। तो ये जो तीव्रता वितरण वक्र बना है ये किसका बना है, विवर्तन का तीव्रता वितरण वक्र बना है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब एकांतर क्रम में केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में एकांतर क्रम में प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट द्वितीय उच्चिष्ट ये बनते जाएंगे तो इनकी तीव्रता कम होती है। वो किस प्रकार से कम होती है, तो इनकी जो तीव्रता दी जाती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, I = I0। जो मैक्सिमम तीव्रता होती है उसका कितना मल्टीप्लाई होती है, sin थीटा अपॉन में थीटा की होल स्क्वायर मल्टीपल होती है। इनकी जो मैक्सिमा होता है जिसको हम केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में प्रत्येक उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। अब इस फॉर्मूले से देने पर जो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट बनता है ये वाला, इसकी तीव्रता होती है वो I0/22 होती है। इसकी तीव्रता सेम होगी I0/22। इसके बाद में जो द्वितीय उच्चिष्ट बनता है उसकी तीव्रता होगी I0/61। ये यहां से वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, क्योंकि विवर्तक कोण है वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकलती है प्रथम और द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, तो उनके लिए विवर्तक कोण थीटा के आधार पर इनके मान निकाले हुए हैं, जो कि प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की आती है I0/22 और द्वितीय उच्चिष्ट की आती है I0/61। तो ये इस तरीके से जो बना तीव्रता वितरण वक्र है वो बनता है एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में ऊर्जा वितरण वक्र बनता है। तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना पड़ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये इस तरीके से विवर्तन होता है। अब यहाँ पर हमने जितनी भी कंडीशंस देखी है वो विवर्तन हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, कि विवर्तन में यही सब बातें होती है, इन सब बातों के बारे में हमने पढ़ना होता है। अब हम बात करेंगे कि विवर्तन में न्यूमेरिकल्स कैसे हैंडल करते हैं। तो आज की इस क्लास में न्यूमेरिकल्स का एक सेक्शन बनेगा जिसमें विवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। अब हमारे सामने दो न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 24 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर अभिलंबवत आपतित हो रहा है। इसका मतलब स्लिट है, एक स्लिट मतलब अवरोधक या द्वारक है, उस पे अभिलंबवत आपतित हो रहा है। अभिलंबवत मतलब वो लेंस वाला सिस्टम याद है क्या, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है लेंस पे और फिर लेंस से अभिलंबवत आता है, तो यही बात इसमें बोली गई। तो फिर केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम एवं द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति क्या रखी है। कोणीय स्थिति मतलब क्या पूछा है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिराइव करके जो बताई थी कोणीय स्थिति, थीटा की वैल्यू वही पूछी, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख दो, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है, माइनस 10 से इसको एडजस्ट करोगे तो कितना आएगा, 6 × 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि ये 3 है, प्लस का 3 और -10 माइनस के साथ आ जाएगी। फिर क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, डी स्लिट की वो दे रखी है 24 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या 100 से भाग लग जाता है, तो 10 की घात -2 बना देगा, तो कितना हो जाएगा, ये 24 × 10 की घात -7 मीटर। क्यों, -5 तो पहले से था और 2 इसका एडजस्ट हो गया तो -7 मीटर हो गया, ये यहां से आ गया। अब हमें निकालनी है कोणीय चौड़ाई, तो किसके लिए बात कर रहे हैं, देखो निम्निष्ठ के लिए। तो आपको निम्निष्ठ की स्थिति वाला फॉर्मूला लगाना है। तो निम्निष्ठ वाला कौन सा बनेगा, व्यतिकरण में जो संकोची के लिए होता है, डिप्ट के लिए, वो निम्निष्ठ में होता है यहाँ पर। तो निम्निष्ठ की स्थिति के लिए आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लो निम्निष्ठ की स्थिति के लिए, और निम्निष्ठ की स्थिति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है,
d sin थीटा पथांतर बराबर होगा n लैम्डा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आपकी मर्जी, चाहे पहले के लिए पूछे, चाहे द्वितीय निम्नलिखित के लिए पूछे या पांचवें के लिए पूछे, तो जो जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो लिख देते हैं। तो प्रथम निम्नलिखित के लिए सबसे पहले प्रथम निम्नलिखित के लिए, तो प्रथम निम्नलिखित के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो sin थीटा कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा sin थीटा बराबर होगा लैम्डा अपॉन में d, क्योंकि d इधर आ जाएगा, n की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है वो रख देते हैं, लैम्डा की वैल्यू है 6 into 10 to the power -7 अपॉन, और d की वैल्यू है 24 into में 10 to the power -7, ये आ रही है। अब यहां से क्या करेंगे, -7 से -7 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट आएगा 0.1, और 4 से कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स उधर ले जाओ, और इनटू में कितना आ जाएगा 0.25, ये आ रहा है यहां से, तो साइन इनवर्स 0.25 ये आंसर होगा आपका। अब मान लो आपको 0.25 साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो 0.25 जिसके आती है वो वैल्यू नहीं पता है, तो आप इतना आंसर कर सकते हो, और आपको वैल्यू पता है तो देखो आप यहां पे लिख भी सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें द्वितीयक निम्नलिखित की स्थिति, तो द्वितीयक निम्नलिखित के लिए बात करते हैं, यहां पे बता रहा हूं मैं द्वितीयक निम्नलिखित के लिए, द्वितीयक निम्नलिखित के लिए, द्वितीय निम्नलिखित के लिए बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसी फॉर्मूले में यहां पे 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा d sin थीटा बराबर होगा 2 लैम्डा, और sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 into में लैम्डा बाय d। अब देखो लैम्डा बाय d की वैल्यू आप बार-बार क्यों सॉल्व करो, यहां से लैम्डा बाय d की वैल्यू सॉल्व करेंगे कितनी आएगी 0.25 या 1/4 रख दो, 1/4 में हो जाएगा 2 into 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, और sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/2, और ये बताओ sin थीटा का मान 1/2 कितने पे होता है 30 डिग्री पे होता है, इसका मतलब sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। जब इसकी वैल्यू 30 डिग्री आ सकती है, देखो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है ना, और ये 0.25 इसका आधा है, तो क्यों ना कोण का आधा कर रहे हैं, 30 का आधा पकड़ा, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि साइन होता है वो कोई सीधी रेखा नहीं होती है, साइन की जो टर्न जाती है वो कैसे जाती है इस फॉर्म में जाती है, इसलिए आधा कभी भी करने की मत सोचना। हाँ ये जरूर कर सकते हो कि आधे के आसपास आ जाएगा, जैसे ये 1/2 0.5 था, 0.5 का कोण हमें पता है 30 डिग्री, तो 0.5 का आता है 0.25, इसका कोण 15 हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ 15 के आसपास, 15 से ज्यादा भी हो सकता है और 15 से कम भी हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो ज्यादा तो कभी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब यहाँ पे 90 पे 1/2 वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे तो 1 होती है ना, यहाँ पे 1/2 वैल्यू आ रही है 30 पे, देखो 90 पे 1 आती है, और फिर 30 पे 1/2 आती है, आनी तो चाहिए 45 पे उस हिसाब से, लेकिन नहीं आती है ना, तो अब इसका एंगल आप ऐसे लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे अगर आप इसको निकालो तो इसका एंगल निकालोगे ना तो वैल्यू आती है 40 समथिंग, तो ये लगभग आती है 14.27 डिग्री, इस तरह से ये कोण बनता है। तो आप ये लिख के आ जाना, आंसर सही होगा, गलत कभी नहीं होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और ये निम्नलिखित वाला जो मैंने बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, बहुत इजी है, बस ये वाला d sin थीटा बराबर n लैम्डा, और उचित वाला और d sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2, और आपका आंसर 100% श्योर एकदम से राइट करेक्ट आंसर आएगा, कोई दो राय नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, 0.4 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक रेखा छिद्र, मतलब d की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 × 10⁻² मीटर। आगे कि रेखा छिद्र पर 0.2 सेंटीमीटर का रंग रहता है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, उसमें कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 0.2 × 10⁻² मीटर या का तरंग अभिलंबक प्रकाश आपतित करने पर विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के अर्धकोणीय मान का विस्तार। अब देखना ये विवर्तन प्रतिरूप बनता है ना, यहाँ पे ये स्लिट होती है, इस स्लिट का जो यहाँ पे जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट में
केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा तो यहाँ पे उच्चिष्ट होगा, फिर यहाँ पे निम्निष्ट रहेगा P1 बिंदु पर और यहाँ पर भी निम्निष्ट होगा। तो ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो कितने कोण पे झुका हुआ है, मतलब इस केंद्र बिंदु O से, इस बिंदु O से ये वाला बिंदु यहाँ पे और ये वाला बिंदु यहाँ पे, ये जो कोण अंतरित हो रहा है पूरा का पूरा कोण, वो क्या है, हम क्या मानते हैं, ये जो पूरा कोण होगा ना वो कोण इस केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाएगी। पहली बात याद होगा आपको, विवर्तन व्यतिकरण प्रतिरूप में मैंने कोणीय चौड़ाई पढ़ाई थी कि ये ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तो दोनों का जो बनने वाला कोण होगा वो कोण ही क्या आती है, कोणीय चौड़ाई आती है। वहां पे थीटा की वैल्यू निकाल के बताई थी आपको, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस वाले लेक्चर में जाके देखना, आई सेक्शन में वीडियो डाल दूंगा ऊपर, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो ये कोणीय चौड़ाई ये पूरा कोण है, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के अर्धकोणीय विस्तार, अर्धकोणीय मतलब आधा कोण ऊपर होगा और आधा कोण नीचे, और ऊपर वाला कोण हमें पता है, हमने कितना माना था, थीटा माना था ना, जब एकल श्रेणी प्राणापर विवर्तन किया था डेरिवेशन, तो उसमें हमने ये थीटा माना था। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू कब होती है कि इस केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर की ओर यहाँ पे क्या बने, जब निम्निष्ट बनेगा, एकांत प्रकार में निम्निष्ट बनेगा, तो निम्निष्ट के बिंदु P1 तक इसकी कोणीय चौड़ाई। अब हमें यहाँ पे ये श्योर पता लग गया है कि जब निम्निष्ट बनेगा P1 पर तभी केंद्रीय उच्चिष्ट बन सकता है, वरना नहीं। तो यहाँ पे निम्निष्ट की स्थिति के लिए कोणीय चौड़ाई निकालेंगे, तो निम्निष्ट के लिए बिंदु P1 पर निम्निष्ट बने, तो निम्निष्ट के लिए, तो निम्निष्ट बने तो निम्निष्ट के लिए क्या होगा, d sin थीटा बराबर होता है n लैम्डा, और केंद्रीय उच्चिष्ट के पास वाले बिंदु पर हमेशा कौन सा निम्निष्ट बनता है, पहला निम्निष्ट, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो sin थीटा इज इक्वल्स लैम्डा बाई d, तो ये हमारा कोणीय मान निकालना है, यहां से कोण कितना आ जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 0.2 into 10 to the power minus 2 upon 0.4 into 10 to the power minus 2, इससे काट दो, पॉइंट से पॉइंट गया, कितना आ जाएगा 1/2। अब sin थीटा का मान 1/2 कितने पे होता है, 30 पे, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/2, और आंसर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री कौन सी कोण आ रहा है, अर्धकोणीय चौड़ाई। ठीक है, अर्धकोणीय उच्चिष्ट का विस्तार आ रहा है। अब आपको ये पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि बताओ केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ऊपर बना रहा है 30 डिग्री, तो नीचे भी कितना बनाएगा, 30 बनाएगा, ये भी 30 बनेगा, और कोणीय चौड़ाई पूछ ले तो इसकी जो कोणीय चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई इज इक्वल्स टू होगी 60 डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को हैंडल कर सकते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल हैंडल करने का तरीका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा करेंगे तो ऊपर से जाएगी, और ऊपर से जाएगी तो वो क्रिकेट वाला देखा है ना आपने, बाउंसर, शोएब अख्तर मारता था बाउंसर, सचिन की हाइट छोटी थी तो टप्पा खा के ऊपर से निकल जाती थी, तो वो बाउंसर हो जाएगी आपके। तो बाउंसर को रोकने के लिए हम थोड़ा क्या खेलेंगे, टेस्ट ड्राइव खेलेंगे, धीरे धीरे प्ले धीरे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।